हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक के स्टूडियो में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं, जिनका नया चैप्टर आया है इस पेपर में, उनके लिए आज कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो कहानी का सारांश और नाटक जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो कौन सा आपका जो पेपर में आएगा सबसे ज़्यादा, वो आज आपके लिए लेके आऊँ। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरी कसम का जो पैराग्राफ होता है उसको लिखने के लिए इसके कौन से पात्र हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आज आपको बताएंगे। उसके बाद में फिर दूसरा रहेगा आपका टॉपिक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। इसमें आपको सारी चीज़ बताएंगे कि किसके प्रति इनके पात्र कौन हैं, इसमें किसके द्वारा क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बैक टू बैक सारा चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से आप लोग पढ़ भी सकेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ें इसमें बताएँ। प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए उल्फाम कहानी की समीक्षा। अब ये तीसरी कसम क्यों है, तीसरी कसम क्या मुख्य रूप से, तो सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ये आंचलिक कहानियाँ हैं। इसमें प्रसिद्ध कहानी जो है ये अपनी आंचलिकता को उभारने का प्रयास में लगे थे, इस वजह से ये आपको यहाँ पे बताई गई तीसरी कसम। और तीसरी कसम की जो पूर्ण रूप से घटना है वो किसके द्वारा है, इसमें प्रमुख पात्र कौन है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताएंगे। यानी कि इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो हीरामन नामक व्यक्ति हैं, जो बैलगाड़ी चलाता है। और बैलगाड़ी में वो क्या करता है कि नेपाल से एक सामान का तस्करी करता है, और वो एक बार सेठ के कपड़े को लेकर वो अंधेरी रात में जान बचाकर भाग के आया। और उसने वो पहली कसम खाई थी जो कि उसने जब पहली कसम खाई तो उसमें सीधी सी बात थी दोस्तों कि तो जो लड़का था वो माल ढोता था, तस्करी करता था। तो उसने जब तस्करी करते समय नेपाल से अपने यहाँ लेके आया तो वो रास्ते में पकड़ जाता है, और पकड़ने के बाद किसी तरीके से वो अपना जान बचाता है। तो पहली कसम वो इस वजह से खाता है कि वह कभी भी तस्करी नहीं करेगा। उसका फिर दूसरा कसम तब खाता है जब ये काम करने के बाद दूसरा काम शुरू करता है, बैलगाड़ी का ही काम करता है। दूसरा काम स्टार्ट करता है जब वह ये तस्करी का काम छोड़ करके फिर बांस और उसके में और सामान ढोने का प्रयास करता है। और दूसरे कसम तब खाता है जब वह एक बैलगाड़ी उसके बग्घी से बांस में टकराता है और उसकी छतरी टूट जाती है। तब वह कसम खाता है कि आज से बांस नहीं ढोएगा। तो इस तरीके से वो एक पहला, दूसरा और तीसरा कसम खाता है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं यानी कि हीरामन, इनका सबसे ज़्यादा इसमें मुख्य भाव है। और ये किस तरीके से अपने आप को मतलब आगे की तरफ बढ़ता है और किस तरीके से ये कसम खा करके अपने जीवन को संवारता है, तो ये चीज़ें इसमें आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों किस तरीके से ये दिया गया है वो आपको यहाँ पे हम बात करेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये आंचलिक कहानियाँ हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में विशेष अंचल और अपनी निजी छवियाँ और अछवियाँ शक्ति और अशक्ति प्राकृतिक विशेषताओं को उभारा। यानी कि इस तरीके से बात करेंगे तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसमें अपनी छवि और अछवि दोनों रूप से इसमें प्राकृतिक रूप से इसमें उभारा है। उसका फिर आगे कि अपनी प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में भी उन्होंने अपनी आंचलिकता का उभारने का प्रयास किया है। और तीसरी कसम कहानी की समीक्षा, कहानी कला के कहानी के प्रमुख तत्व निम्न है। इसमें जो तत्व दिए हैं वो किस तरीके से दिया है वो यहाँ पे बताया जाए। फर्स्ट नंबर में आता है कि कथानक अथवा कथावस्तु, यानी कि जो इसका कथानक है, यानी कि तीसरी कसम जो है इसका जो पूर्ण रूप कथानक है वो किस तरीके से, तो ये आपको यहाँ पे इस वजह से बताया गया कि आपका जो लेखन मेथड है वो आपका क्लियर हो जाता है और अच्छे से आपको तब समझ में आता है जब अच्छे से आप इसको देखते हैं और आपको एक नोट्स मिल जाता है। और नोट्स पढ़ने से और पढ़ने का समझने में जितने भी टॉपिक आते हैं वो आपको समझ में। कुछ हमारे फ्रेंड्स कहते हैं सर आप तो रीडिंग करते हैं, बट रीडिंग आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि रीडिंग तब हम करते हैं जब आपको कोई नोट्स दिया है, नोट्स पढ़ने के बाद में उसको हम आपको समझाते हैं, उस आपको समझने में थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाता है तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रीडिंग कर रहे हैं सर, तो रीडिंग नहीं है, आप लोग इसको गौर से पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स आपको हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से हम आपको ये प्रश्न लेके आते हैं और इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं और आपको पूर्ण रूप से एक एक तत्व बताते हैं कि इसका क्या है, वो क्या करता है, इसमें क्या लिखा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अब कथानक अथवा कथावस्तु, कथानक का मतलब होता है शीर्ष जिसे हम बोलते हैं, यानी कि शीर्ष का मतलब बात करें ऊपरी भाग, यानी कि कहानी का सबसे फर्स्ट भाग, यानी किसके प्रति हम कहानी शुरुआत हुई है, क्या करता था, किसके नाम से। मान लो एक राजा है, राजा कहाँ का रहने वाला है, वो क्या करता था, किस तरीके से राजा बना, तो ये चीज़ें होता है कथानक। तो यही चीज़ें सीधा यहाँ पे तीसरी कसम कहानी है, जो वो कि तीसरी कसम कहानी है, इसमें प्रेम की एक गहरी पीड़ा है और ये सामाजिक परिवेश में भी बड़ी जीवंतता सघनता से इसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। यानी बुना हुआ है, इर्द गिर्द की बात करें तो ये प्रेम की कहानी है और ये क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या करता है, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, हिले जुले हैं, यानी कि मिले जुले हैं। उसके बाद फिर आता है आपका, और इस कहानी का प्रमुख पात्र अथवा नायक जो है वो हीरामन बैलगाड़ी वाला भोला भाला बिहारी युवक पहले बार नेपाल में तस्करी का सामान ढोकर भारत में लाता था। यानी कि जो ये हीरामन है बैलगाड़ी वाला, ये बिहार का छोरा है, यानी कि बिहार का लड़का है और ये नेपाल से भारत में सामान लेकर, यानी कि ये एक हिसाब से तस्करी का काम करता था। और ये तस्करी का काम तब करता था जब एक बार सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गई तो उसने रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भागकर जान बचाई। यानी कि एक सेठ का सामान ला रहा था और उसी समय वह पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में वह अपनी बैलों के साथ, यानी कि बैलगाड़ी के साथ अपना जान बचाया। तब उसने पहली कसम खाई थी कि वह कभी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। यानी तस्करी की बात करेंगे जिसे जो 2 नंबर का काम करते हैं, यानी कि वो गैर कानूनी रूप से काम करते हैं, वो होता है आपका तस्करी का काम। उसका फिर आता है, इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद हीरामन जानवरों की ढुलाई करने लगा और वह बांस भी ढोता। यानी कि इसके बाद में जब पहली कसम खाने के बाद में फिर वो काम तस्करी का काम छोड़ने के बाद फिर हीरामन ने जानवरों को ढुलाई करने लगा और वह बांस भी ढोने प्लस में इस जानवरों का ढुलाई करता था, उसके बाद फिर बांस भी ढोता था, जिससे बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन वह अपनी गाड़ी में बांस लाद कर ले जा रहा था और बाकी प्रेरता रहे हैं। इन्होंने अपने कहानियों में एक ऐसे विशेष अंचल की अपनी निजी छवियाँ और असक्ति प्रकृति विशेषताओं को उभारा है। यानी कि जो छवि है इस कहानी की और अछवि है, दोनों को और प्राकृतिक रूप से यहाँ पे उभारने की कोशिश किया है। अपनी प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में भी उन्होंने अपनी आंचलिकता को उभारा है और अब यहाँ पे आता है कि बाँसों का कुछ हिस्सा, यानी कि जब ये बाँस लेके जा रहे थे तो बाँसों का कुछ हिस्सा आगे की ओर निकला हुआ था। यानी कि अगर कोई भी सामान होता है, अगर ठेला इतना बड़ा होता है उसमें तो सामान अगर बड़ा है तो आगे भी निकलेगा और पीछे भी निकलेगा। तो हीरामन को बैलगाड़ी का एक बग्घी से टकरा गई और बग्घी को छतरी टूट जाने पर बग्घी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े मारा। यानी कि जब हीरामन का बैल से जो बाँस ढोता हुआ ले जा रहा था तो अचानक एक बग्घी वाले में जाके टूट गया और बग्घी वाले में लड़ा और बग्घी वाले की छतरी टूट गई और फिर उसने हीरामन को कोड़ा मारना शुरू कर दिया। तो इस वजह से उन्होंने दूसरी कसम खाई। फिर उसी समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि अब कभी भी वह अपनी गाड़ी में बाँस नहीं ढोएगा। इसके बाद की घटना है कि वह फॉरबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई जो नाचती थी, फॉरबिसगंज में एक नौटंकी हुआ करती थी उस समय, जो इसमें रूप से दिखाया गया है उसमें ये बताया गया है। उसका फिर है कि उसकी गाड़ी में सवार हुई एक अपरिचित संबंध इसके साथ जुड़ गया, यानी कि अपरिचित रूप से इसके साथ संबंध जुड़ गया। और इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि भाड़ा चाहे कितना भी मिले लेकिन ऐसी लदनी फिर मैं नहीं ला दूँगा। यानी कि किसके द्वारा, जो हीराबाई द्वारा उन्होंने
हीराबाई का गाड़ी में लेके एक दूसरे को छोड़ने का प्रयास किया। तो उसमें इन्होंने तीसरी कसम खाई। और फिर यह कहानी गाड़ीवान यानी हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, स्निग्ध एवं सहज संबंधों की है। फॉरबिसगंज में मेला लगता है और हीरामन कई बार फॉरबिसगंज आया, परंतु हीराबाई के कारण राह चलते हुए हीरासन ने किसी दूसरी गाड़ीवान को गलत बता दिया कि छतापुर पचीरा जा रही है, और दूसरी बात दूसरे गाड़ीवान से कह दिया कि वह कुड़मा गांव जा रहा है। यानी हीराबाई हैरान होकर उठी और छतापुर पचीरा कहाँ है, जिसे वहाँ पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। और हीरामन के तगच्छिया के पास पहुँचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली डोलिया मैं लारी रे दुल्हनिया। यानी कि हीरामन भी सपनों में दुल्हन को लेकर लौटा। और कई बार इस बार तगच्छिया गांव की ही नहीं, किसी गांव के दूसरी स्मृति भी इसकी नस नस में समा रही हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि जब हीरामन को वो लेकर आ रहा था तब गांव के एक तगच्छिया गांव में पहुंचा जब, तो उसमें कई लड़के वहाँ पे तालियां बजाकर उसे तालियां बजाकर ये गाना गाने लगी कि लाली लाली दुल्हनिया की दुल्हन लेके साथ आया है। तो और इसी के स्मृति में गांव के दूसरे गांव के स्मृति में उसके नस नस में समा रहे थे। कजरी नदी के साथ साथ उसकी सड़क भी जा रही थी, और परमान नदी का तो महुआ यानी कि घटवरिन का लोक कथा के संबंध ही में ही है। हीराबाई को कथा सुनने की रुचि को पूरी करने के लिए हीरामन को लीक छोड़कर ननकपुर के रास्ते पर जाना पड़ा। यानी कि किस तरीके से ये हीराबाई को कथा सुनाने के लिए, यानी हीराबाई को कथा सुनने का बड़ा ही शौक़ था, और वो दूसरा रास्ता छोड़कर तीसरे रास्ते पर जाके उनको कथा सुनाने के लिए लेके गया। और कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा हो लेती हैं तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने उससे अत्यधिक प्रेम करने लगता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से प्रेम की भावनाओं को और सामाजिक जीवन में इन्होंने अत्यधिक मोह से ये सारी चीज़ें अपने आप को किया। तो इस तरीके से प्रथम कसम और दूसरी कसम और तीसरी कसम यहाँ पे इन्होंने खाई। उसके बाद में ये कसम खाने के बाद में ये प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी कि कौन, हीरामन। तो ये इस तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरे कसम में उन्होंने अपने कहानी का पूर्ण रूप से यहाँ पे अवलोकन किया है। उसके बाद में फिर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी तीसरी कसम में कहा है कि तीसरी कसम में उर्फ मारे गए गुलफाम यानी कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिसमें कहानी सशक्त, सुग्राह, प्रभावशाली और रोचक बन गई। लेखक ने कहानी में ऐसी विषय का चयन किया जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है। तो ये चीज़ें यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपने कहानी का गठन किया और किस तरीके से सुग्राह, सशक्त और प्रभावशाली और रोचक बनाया। फिर आता है दूसरा कि पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र का चरित्र चित्रण कैसे किया है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने तीसरी कसम में कहानी में हीरामन और हीराबाई प्रमुख पात्र हैं। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको इस तरीके से लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी तीसरी कसम में जो इनके पात्र हैं वो कौन है पात्र। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम में जो हीरामन और हीराबाई प्रमुख पात्र हैं, इसके अतिरिक्त धुन्नी राम भी हैं, पलटदास हैं, फिर लाल मोहर गाड़ीवान हैं। हीरामन की भाभी और भाई का भी चरित्र चित्रण किया गया है। किसमें, तीसरी कसम में। हीरामन गाड़ीवान है, यह पूर्णिया जिले का रहने वाला 40 साल का हट्टा कट्टा और काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों को सिवाय दुनिया की किसी और बात पे दिलचस्पी नहीं लेता। यानी कि जो हीरामन है वो एक गाड़ीवान है और वह कभी किसी दूसरे चीज़ पे अपने काम के सिवा किसी दूसरे चीज़ पे कभी मुंह नहीं घुमाया। इस वजह से यहाँ पे इनका पात्र यानी कि चरित्र चित्रण किया गया है। हीरामन
भाई से बढ़कर भाभी का इज्जत करता था और भाभी से ये डरता भी है। हीरामन की शादी हुई थी, बचपन में ही गौने से पहले की दुल्हन मर गई थी और हीरामन अपनी गाड़ी वान से बहुत लगाव है, चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता था। तो ये था उनकी चरित्र चित्रण के बारे में। चरित्र चित्रण में कई चीज़ें थी उनके चीज़ों में, जिसमें उनका मुख्य था, यानी कि उनकी बात करें तो उनके यहाँ गांव में गीत, लोक कथाओं और इनकी रुचि भी थी। उसे मीता बहन और गुरुजी कहती थी। इतनी सुंदर स्त्री को डाकिन पिशाचिन नहीं हो सकता था, परंतु हीरामन का कलेजा धड़कता है। लेकिन जब वह उसे देख लेता कि वह तो अति सुंदर युवा स्त्री है, तो हीरामन मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है। हीरामन एक तरफा प्रेम कहानी में बंधे थे, क्योंकि हीराबाई के लिए, किसके लिए? हीराबाई के लिए ये करते थे। तो ये था चरित्र चित्रण, यानी कि हीरामन और हीराबाई और उनके बड़े भाई और भाभी के प्रति। उसका धुन्नीराम परदास और लाल मोहर जी के बारे में। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, संवाद, योजना अथवा कथोपकथन। यानी कि संवाद क्या है, किसके पर संवाद है? फणीश्वरनाथ रेणु बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, इसलिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि उनकी कहानियों में अंचल विशेष का भाषा का प्रयोग संवादों के अंतर्गत यानी कि इसके जो प्रमुख कहानी के जो इसके तत्व हैं, वो तत्व के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तत्व इसके कौन कौन से, किस प्रकार के तत्व हैं। तो ये आपको पात्र पहले बता ही दिया, कथावस्तु भी बता दिया। उसका फिर आता है कि संवाद, योजना अथवा कथोपकथन। फणीश्वरनाथ रेणु बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, इसलिए वह स्वाभाविक हो जाता है कि उनकी कहानियों में अंचल विशेष की भाषा प्रयोग संबंधों के अंतर्गत किया जाए, जिससे उसे हम ग्राम्यांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में सरलता से समझा जा सके। अब इन संदर्भ में तीसरी कसम यानी कि उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य है। जैसे किस तरीके से उदाहरण है यहाँ पे कि भैया तुम्हारा क्या नाम है, यानी कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हीरामन है। तब तुम मीता कहूँगी। भैया यानी कि मीता का मतलब होता है फ्रेंड या दोस्त। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इससे मर्द और औरत के नाम पर फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। यानी कि मीता का मतलब होता है फ्रेंड या फिर अपने साथ, यानी कि अपना रहने वाला। फिर आता है चौथा नंबर, देश काल तथा वातावरण, यानी कि इनके देश काल किस तरीके से, वातावरण क्या है। तो ये देश काल के बारे में इनके पता करना है। हीरामन का देश काल कैसा था, यानी कि इनका संवाद जब हुआ, यानी कि हीरामन और हीराबाई के बीच में जो संवाद हुआ, यानी कि किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया एक दूसरे को, तो वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे किस तरीके से बताया है कि हीरामन ने उनको बोला कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने बताया मेरा नाम हीरामन है। तो ये संवाद का जो पूर्ण कथन था वो आपको यहाँ पे सीरियल वाइज मैंने आपको समझाया। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चौथा नंबर आता है कि श्री फणीश्वरनाथ रेणु उपरोक्त कहानी में बिहार में ग्राम्यांचल के वातावरण का अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रण किया है। रेणु जी ने फॉरबिसगंज, चंपानगर तथा खरैया ग्राम्यांचलों का चित्रांकन किया है। ग्राम्यांचल में रहने वालों का जीवन कैसा होता है, गांव में नौटंकी का मेला लगने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। जो नौटंकी का मेला लगता है उसमें किस तरीके से अपना जो हर्षोल्लास होता है, मन हर्षोल्लास होता है, जीवन का जो खुशियाँ मिलती है वो इन्होंने यहाँ पे चित्रित किया, यानी कि यहाँ पे इन्होंने उठा के ला के रखा है कि अपने आप में कितना मनोबल बढ़ता है, अपने आप में हर्षोल्लास कितना आता है। तो वो चीज़ें इन्होंने, जीवन में परिवर्तन कितना आता है, वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रकट किया है। वहाँ के वातावरण में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ जाता है जहाँ नौटंकी का आयोजन होता है। उसके आसपास के लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। वहाँ के लोगों
कि नौटंकी में नृत्य करने वाली बाई के विषय में भी अनेक प्रकार का उलूल जुलूल बातें करने लगते हैं। तीसरी कसम में अपनी तीसरी कसम में उन्होंने कहानी देश काल के वातावरण की दृष्टि से विशिष्ट कहानी है। इसमें सामाजिक परिवेश के बीच प्रेम की संवेदना निर्मित की गई है। तो ये थी देश काल और वातावरण के बीच सारी चीज़ें। फिर आता है 5वां नंबर भाषा शैली। भाषा शैली में क्या दिया गया है? भाषा शैली में है कि कहानी विधा के क्षेत्र में श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी ने एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कथाकार इसलिए माने थे क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है वो इस प्रकार से दिया है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत रूप भाषा में अपनी कहानियों की रचना न करके अंचल विशेष रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनकी कहानियाँ की भाषा जो जन जीवन को तो सूक्ष्मता से यानी कि रूपांतरित करती है, रूपांतरित करती है, यानी कि क्या करती है? परिवर्तित करती हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, यानी कि चाहे आप तीसरी कसम से मारे गए गुलफाम कहिए, कहानी में भी परिलक्षित होता है कि उनकी आंचलिक भाषा सहज एवं स्वाभाविक होने के साथ साथ प्रभावशाली, सशक्त तथा सार्थक भी है। तो ये थी दोस्तों तीसरी कसम का जो कहानी के तत्व थे, ये कहानी के तत्व मैंने आपको बताया। उसका फिर जो तीसरी कसम थी, तीसरी कसम किन प्रकार से तीसरी कसम का हुआ था, फर्स्ट कसम तीसरा कसम किसके बीच, इसके प्रमुख पात्र कौन थे, ये चीज़ें हमने आपको क्लियर किया। उसका फिर में छठा 6 नंबर में आता है कि नामकरण एवं उद्देश्य, यानी कि नामकरण क्या है और उद्देश्य उनका उद्देश्य है कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किस प्रकार तीसरी कसम में इनकी जो कहानी का उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, यहाँ पे उद्देश्य के बारे में बताया है। तो ये 6 इनके प्रमुख तत्व थे। कहानी के जो कहानी कला जो थी, उनकी जो तत्व थे वो 6 प्रकार से मुख्य रूप से दिए गए थे। तो 6 प्रकार से हमने आपको यहाँ पे बताया। अब फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम में कहानी का नामकरण उसके कथानक के आधार पर किया है। कहानी का नायक हिरासन एवं भावुक एवं संवेदनशील व्यक्ति है। उसे यह ज्ञात भी नहीं है कि वह किन क्षणों में हीराबाई के प्रति इतना अधिक अनुरक्त हो गया कि कहानी के अंत में जब हीराबाई उससे विदा लेती हैं तब उसके लिए यह दुख सहन करना कठिन हो जाता है। इसलिए वह तीसरी कसम इस बात की लेता है कि अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी की बाई को नहीं बिठाएगा। वस्तुतः कहानीकार पर्डे का अत्यंत सूक्ष्म भावनाओं का आलोच्य कहानी में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो अब आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कसम किस तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने तीनों कस्में इन्होंने परिवर्तित किया है। यानी कि पहली कसम था कि तस्करी छोड़ेगा, दूसरा कभी बांस नहीं ढोएगा, और तीसरा जो नृत्यक है, नृत्य करने वाले की नौटंकी की जो बाई होती हैं उनको कभी अपने गाड़ी पे नहीं बिठाएगा। तो ये तीसरी कसम ये कहानी का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ये रहा आज के तीसरी कसम के। तो आई होप ये आपका जो पेपर में आपका प्रश्न था, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा था। और तीसरी कसम का अगर बात करें तो यही आपके प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका उद्देश्य हमने आपको बता दिया। इसमें आपको हर प्रकार से प्रश्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहे इसके वस्तु ले या फिर किसी कसम की कहानी आपका अगर सारांश लिखने को आ जाता है तो तीसरी कसम का सारांश भी लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर आप लोग कहानी के तत्वों के बारे में लिख सकते हैं, कितने तत्व हैं, कितने प्रकार के तत्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अब आता है सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है जो आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी को चारित्रिक विशेषताओं का आकलन कीजिए। इस तरीके से आपका प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी के बारे में लिखना है। जो ध्रुव स्वामिनी है ये किसके आधार पर बना है? ध्रुव स्वामिनी का अगर बात करें तो प्रमुख पात्र जो है ध्रुव स्वामिनी का, ये एक ऐतिहासिक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये ऐतिहासिक नाटक है जो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद में फिर जिनकी ध्रुव स्वामिनी है, तो इनके बारे में यहाँ पे उनका चारित्रिक वर्णन किया है। यानी कि किस प्रकार उन्होंने अपने रामगुप्त के बारे में, यानी कि किस प्रकार उन्होंने अपने
सकराज को कहीं ले जाते समय उन्होंने अपने देश के प्रति और अपने राज्य के प्रति जो दृढ़ता दिखाई है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से अवलोकित किया है, वो यहाँ पे आपको नाटक के जरिए इन्होंने बताया है। तो किस तरीके से इन्होंने बताया है वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। आंसर दिया गया है ध्रुव स्वामिनी, हेडिंग डाल देंगे आप ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में क्या है? ध्रुव स्वामिनी में लिखा गया है यहाँ पे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के सभी स्त्री पात्रों के प्रमुख पात्र हैं। यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसमें जो सारी स्त्रियां हैं इसमें पात्रों के प्रमुख पात्र माना गया है। वह नाटक की जो नायिका भी है, वास्तव में इसे नाटक की नायिका कहा जा सकता है, क्योंकि नाटक का जो समस्त उसी पर आधारित है। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी के अनुसार कहा गया कि समस्त नाटक में ध्रुव स्वामिनी के जो चरित्र का विकास हुआ है वो बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। परिस्थितियों के कारण उसके चरित्र की एक विशेषता क्रम में आती गई है। परिस्थितियों में चरित्र निर्माण किया गया है और उसमें परिस्थितियों का अधिकार प्राप्त करने उन्हें अपने अनुकूल बनाया गया है। यानी कि जो नायिका है ध्रुव स्वामिनी, उसको किस प्रकार अनुकूल बनाया है इस नाटक में दिखाया गया है, तो वो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे फिर दिया गया है कि उसके चरित्रों का विशेषताओं का निम्न शीर्षकों का अंतर्गत समझना समीचीन है। समीचीन का मतलब होता है संभव है, यानी उस पर हम लोग पूर्ण रूप से। फिर आता है फर्स्ट नंबर, स्वाभिमानी और आत्मगौरवमयी नारी। यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो किस तरीके से है? फर्स्ट नंबर में कि स्वाभिमानी है तथा आत्मगौरवमयी नारी है। नाटक के प्रारंभ में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र एक कातर, खिन्न और बदनी नारी का चरित्र है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें चरित्र जो किया गया है वो कातर, खिन्न और बदनी नारी के रूप में कहा गया है। जब रामगुप्त उसे सकराज के यहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो वह अपनी रक्षा के लिए रामगुप्त से याचना करती हुई कहती है कि मेरी रक्षा करो। यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी लेखक यानी कि पात्र है वो किसके पास? रामगुप्त से रक्षा करने के लिए बोलती है, परंतु ध्रुव स्वामिनी का रूप अधिक समय तक नहीं रहता है। आत्मगौरव तथा स्वाभिमान उसे ललकारता है और वह स्वयं अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाती है। वह स्पष्ट शब्दों में रामगुप्त से कहती हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है और वह मेरे साथ नहीं चल सकता। इन शब्दों के द्वारा ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान की संभावना स्पष्ट रूप से झलकती होती है। फिर दूसरा नंबर आता है कि ध्रुव स्वामिनी में साहस और दृढ़ता का प्रतीक कैसा है। यानी कि ध्रुव जो साहस दिया गया है, दृढ़ता का प्रतीक है ध्रुव स्वामिनी के पात्र में, उनका चरित्र चित्रण यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाया गया है। कि उन्होंने रक्षा करने के लिए रामगुप्त से किस तरीके से पहले सहायता मांगती है, उसका फिर जब वो सहायता नहीं कर पाता है तो उन्होंने पुरुषों के लिए पशु संपत्ति समझकर उन्हें पर अत्याचार करने का अभ्यास के रूप में उन्हें बताया कि पुरुष से कहते हैं कि स्त्री कोई पशु नहीं है, ना कोई संपत्ति है जिसे तुम अत्याचार कर हड़प सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझाया है। फिर आता है साहस और दृढ़ता का प्रतीक। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। वह परिस्थितियों के कारण स्वयं को दुर्बल एवं तुच्छ समझती है। जो ध्रुव स्वामिनी है, अब वो उनमें उन्होंने यानी कि लेखक ने साहस और दृढ़ता का प्रतीक किस रूप से बताया है वो यहाँ पे आपको समझने के लिए पॉइंट है। इन्होंने बताया है कि जब वह परिस्थिति आती है तो जो यानी कि पात्र ध्रुव स्वामिनी है वह अपने आप को तुच्छ समझती है, निर्बल समझती है, परंतु उसका हृदय साहस और दृढ़ता का अमिट बाधा है। जब रामगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त बंदी बना लिया जाता है, यानी कि जब रामगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को बंदी बना लेता है
तो वह चंद्रगुप्त से दृढ़ता से कहती है कि पटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं कर सकेगा। फिर तीसरा आता है आदर्श भारतीय नारी, यानी कि ध्रुव स्वामिनी को आदर्श भारतीय नारी के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने खूब अच्छे से उन्होंने यहाँ पे अंकित किया है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी के चरित्र को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है और उसमें भारतीय नारी की कोमलता, गरिमा, सम्मान लिए स्वयं तैयार हो जाती हैं। वह निडर होकर सकराज दुर्ग में चंद्रगुप्त के साथ चली जाती हैं और वह समय समय पर चंद्रगुप्त को प्रेरणा देती हैं। प्रेम और करुणा जैसी आदर्श वृत्तियों का प्रसाद जी ने संचार किया और एक वीर की भांति अपने गौरव की रक्षा करती है, यानी कौन? ध्रुव स्वामिनी। फिर फोर्थ नंबर आता है कि प्रेम के साक्षात प्रतिमा, यानी कि किस तरीके से प्रेम का साक्षात और प्रतिमा ध्रुव स्वामिनी के अंदर है, वो प्रसाद जी ने अवलोकित किया है। पुरुष जात के अत्याचारों ने ध्रुव स्वामिनी को कठोर बना दिया और उसे पुरुष जात से खेड़ा है, परंतु वह एक सुकुमार नारी थी, इसलिए वह अपने अंदर प्रेम का अथाह सागर छिपाए हुए है। और उसके बाद में फिर इसमें पवित्र प्रेम का कुपात के चरणों में अर्पित करना नहीं चाहती थी, इसलिए रामगुप्त के प्रति विद्रोह की भावना जाग उठती है। किसके प्रति? ध्रुव स्वामिनी के प्रति। तो उन्होंने प्रेम और साक्षात में किस तरीके से उन्हें यहाँ पे बताया है। फिर 5 नंबर में आता है कि नियतिवादी नारी, यानी कि ध्रुव स्वामिनी नियतिवादी नारी किस तरीके से है। इसमें है कि ध्रुव स्वामिनी अपनी नियति में कठोर विश्वास रखती है। वह स्पष्टता कहती है कि हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण का भार ढोती रहूं। यह क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं है, यानी कि यह विधाता का यही विधि है, यही विधान है जो हमें छुटकारा नहीं देगी। और जीवन नियत की कठिन आदेश पर चलना ही तो यह हमारे जीवन भी अपना नहीं है। अगर मैं जीवन अपने देश के प्रति नहीं चल सकती या अपने किसी दूसरे के प्रति काम ना आसे तो यह जीवन भी अपना नहीं है, यानी कि ये नियतिवादी उसके प्रति बताया गया है। 6 नंबर में आता है कि निर्भीक तथा कर्मठ नारी, यानी कि जुझारू जिसे कहते हैं, यानी कि किस तरीके से अपने कामों में सिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी अत्यंत ही निर्भीक तथा कर्मठ नारी है। वह विपत्तियों में घबराती नहीं है, वह आत्मसम्मान चाहती है, फलतः वह अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार हो जाती हैं। वह निडर होकर सकराज के दुर्ग में चंद्रगुप्त के साथ चली भी जाती हैं और वह समय समय पर चंद्रगुप्त को प्रेरणा भी देती हैं। फिर 7 नंबर में आता है कि भावुक तथा कठोर नारी। इसमें जहाँ एक और भावुकता दिखाई देती है तो वहीं दूसरी ओर कठोरता का भी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसके प्रति? ध्रुव स्वामिनी के प्रति दिखाई देता है। परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वह अत्यंत कठोर बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अधिक खर्च करने का दंड मिलना ही संभव है। 8 नंबर में कि अंतर्द्वंद का की प्रधानता, यानी कि अंतर्द्वंद में उसके पास प्रधानता की किस प्रकार अंतर में कि अंदर से दूसरों के प्रति भावना जागृत करती हैं। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र के बाह्य रूप में आदर्शमय और अनुकरणीय है। उसके हृदय में 2 विरोधी विचारों का अंतर्द्वंद झलकता है, जो रामगुप्त की पत्नी होते हुए भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। यानी कि रामगुप्त की तो पहले तो ये पत्नी हो जाती हैं और ये दूसरे यानी कि चंद्रगुप्त की ओर भी चंद्रगुप्त से भी प्रेम करती हैं। उसके बाद फिर आता है 9 नंबर की प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र सबसे अधिक प्रभावशाली तथा अनुकरणीय है। उसके चरित्र नाटक में आरंभ से अंत तक छाया रहता है, जो पाठक के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। यानी कि अपनी अमिट छाप छोड़ने का मतलब होता है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो किस तरीके से अपना जो छाप छोड़ रही है, यानी कि जीवन के आने वाले दूसरे काल में वो पूर्ण रूप से विख्यात होगा। तो ये अमिट छाप छोड़ना होता है। 10वां नंबर नारी का नवीन रूप। नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र नारी का नवीन रूप लेकर अवतरित हुआ है, जो पहले तो अपने
को संजोए रहती है, परंतु बाद में इसे परिवर्तन होने से स्वयं ही परिवर्तित हो जाती हैं। स्वाभिमान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। उसके मन में चंद्रगुप्त के प्रति अटूट विश्वास था। प्रेम की भावना भी उजागर है जो हमेशा प्रज्वलित होती रहती हैं। यानी कि ये जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त के प्रति नारी का नवीन रूप जो दिखाया है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहानी में ये ट्विस्ट ये सबसे बड़ी बात तो ऐतिहासिक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बनाया गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर निष्कर्ष में क्या लिखा है उन्होंने कि अस्तु हम कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका होते हुए भी एक जीती जागती स्वरूप लिए है। उसके चरित्र उत्तम और प्रभावपूर्ण है जो कि हमारे जीवन को सफल एवं सुदृढ़ बनाने की सफल योजना प्रस्तुत करती है। यानी कि उन्होंने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष, उसके बाद में फिर संघर्ष के बाद में अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बनाया, नारी को किस तरीके से आगे बढ़ाया, आदर्श नारी के रूप में, सहज और साहस और दृढ़ता के रूप में, नियतिवादी के रूप में, निर्भीक और कर्मठ नारी के रूप में, अंतर्द्वंद की प्रधानता जागृत होना। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्रुवस्वामिनी में नाटक में ये इन्होंने प्रदर्शित किया है। यानी कि इनके चारित्रिक रूप को वर्णित किया गया है इस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।